वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट्स टॉपिक है, जो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में। और ये यूके का स्कॉलरशिप है और इसके बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट की गई है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है कि इसके बारे में बताया जाए। बेसिकली लोग जानना चाहते हैं वीज़े के बारे में, डिफरेंट तरह का वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, व्हाटएवर यू कॉल्ड इट, इसके बारे में कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो मोस्ट रिसेंट वीज़ा के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को तैयारी करके रखनी चाहिए, वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वीज़े के मुतालिक है। और मैंने मुनासिब ये समझा कि इस पर आपको जो है वो मालूमात फराहम की जाएँ। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जी उन मुल्कों के स्कॉलरशिप है जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है ऑब्वियसली, जिसमें से पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान भी उसका पार्ट है। और स्कॉलरशिप जो है ये पीएचडी या मास्टर प्रोग्राम के लिए होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये जनरली भी अप्लाई किया जा सकता है और ये जो है वो शेयर्ड के थ्रू भी जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप जो है वो इसको जनरली अप्लाई करें तो आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है पाकिस्तान का, वहाँ जाकर आपने जो है उनकी वेबसाइट पर आपने इसकी डिटेल्स मालूम करनी है और वहाँ पर जाकर आपने अप्लाई करना है। और शेयर्ड के थ्रू आपने डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। लेकिन आप किसी भी सूरत में अप्लाई करें, आपको 2 फॉर्म फिल करने होते हैं। एक आपको CS कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का प्रोग्राम फॉर्म फिल करना होता है और दूसरा फॉर्म जो है वो आपको अगर आप HEC के थ्रू कर रहे हैं तो HEC का फॉर्म फिल करना होगा, अगर आप शेयर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आपको शेयर्ड का फॉर्म फिल करना होगा। दोनों सूरतों में आप ये नोट डाउन कर लें प्लीज़, अपने नोट्स में लिख लें कि आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं। अगर आप 2 फॉर्म फिल नहीं करते तो कॉमनवेल्थ जो CSE है वो आपके जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में बताने के लिए। और ये जी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। इसके बेनिफिट्स जो हैं, आपको जी मंथली लिविंग एक्सपेंस दिए जाते हैं, जो भी लिविंग आपके अखराजात होते हैं महीने के, और जिसमें आपके जहाज़ का टिकट है, आपके जो है वो गर्म कपड़ों के पैसे हैं, आप को जो है खाने के पैसे हैं, आपके जहाँ आप घर लेते हैं आपके रेंट के पैसे हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं आपके साथ बच्चा आया है तो उसके पैसे हैं, अगर आपको जो है वो एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में और आपका पार्टनर है, आपकी बीवी है या आपका शौहर है, तो उसके रहने के अखराजात आपको मिलते हैं। पाकिस्तान में जो यूके के लिए एक TB टेस्ट होता है उसकी फ़ीस जो अच्छी खासी अमाउंट होती है और उसकी फ़ीस आपको दी जाती है। उसके बाद जी आप अगर कोई रिसर्च प्रोग्राम चूज़ करते हैं और यहाँ आकर आप कोई रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च पर कुछ अखराजात होते हैं तो वो अखराजात आपको दिए जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस दी जाती है, उसके एप्लीकेशन जो दी जाती है उसकी भी एक फ़ीस होती है नियरली £2000 तक, वो भी आपको पे की जाती है। तो इसमें जी आपको बहुत कुछ इस में आपको पे किया जाता है। इस स्कॉलरशिप में बिल्कुल 100% ये जो है वो फ्री स्कॉलरशिप है। एक जी इसमें एक और चीज़ रहेगी कि अगर आप इनसाइड लंदन आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो इनसाइड लंदन आपके जो है आलमोस्ट आपको £1600 पे किया जाता है। अगर आप आउटसाइड लंदन जो है वो कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको नियरली £1400 जो है वो पे किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जी पाकिस्तानियों के लिए कि आपको पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, उसके अलावा आपको परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, आप परमानेंटली पाकिस्तान में रहते हो। ऐसा नहीं हो कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं बट आप रहते जो है वो अमेरिका में हैं या दुबई में हैं या कतर में हैं, कहीं भी आप रहते हो। और उसके अलावा ये कि 2025 में, क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो 2025 के लिए ये वीज़ा होगा, तो उस वक्त आपकी जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यूके के लिए। उसके अलावा जी एकेडमिक्स में आपकी जो है वो फ़र्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादा इसके चांसेस हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के। लेकिन अगर आपकी फ़र्स्ट क्लास नहीं भी है तो एटलीस्ट आपकी अपर क्लास हो, जिसे 2.1 कहते हैं। उसके अलावा तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके आते हैं कि एकेडमिक्स अचीवमेंट, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, IELTS है, TOEFL है, PT है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, वो होना चाहिए। आपको वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। उसमें जैसे आ जाता है कि कुछ लोगों का 1 महीने का अगर वीज़ा रह गया है, पासपोर्ट का टाइम रह गया है, तो उसको आप अप टू डेट कर लें। फ़ोटोज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आपके पास आप अपने मोस्ट रिसेंट फ़ोटोज़ होने चाहिए। आपके जो है प्रोफेसर्स के
2 प्रोफेसर्स के एटलीस्ट आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, तो वहाँ के प्रोफेसर्स के आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। या आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड से अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयर के आपको होने चाहिए। एम्प्लॉयर वाला यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं भी मैटर करता, लेकिन आपको प्रोफेसर के लेटर जो है वो लाजमी आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, तो उनका भी आप बंदोबस्त करके रखिए। उसके अलावा आपके जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपने, जैसे कि आपको पहले बताया कि वो आपको फिल किया होना चाहिए। जो भी आपने यूनिवर्सिटी की है उसका जो फॉर्म है उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, वो आपको मुकम्मल तौर पे फिल किया होना चाहिए। इसके अलावा जी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की या स्पेसिफिक प्रोग्राम की, तो वो आपने फिल की आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके ये नहीं होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही SOP होता है जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस पूरे स्कॉलरशिप का। उसके अलावा आपकी तमाम जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट, जिसे पाकिस्तान में सनद अलग कहते हैं और ट्रांसक्रिप्ट अलग होती है, जैसे एक मार्कशीट जैसे कहते हैं कि वो आ जाती है, वो भी होनी चाहिए। और आपकी सनद भी होनी चाहिए, आपकी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, दोनों आपके पास होने चाहिए। टीचर रेफरेंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पासपोर्ट का बता चुकी हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का बता चुकी हूँ, CV आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी बताया जा चुका है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम की या इंस्टीट्यूट की कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या स्पेसिफिक कोई उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जी कुछ मिडल ईस्ट के तो कुछ ऐसे होती हैं, जैसे मैंने देखी हैं कि उनके डिग्रीज़ होती हैं तो वो उनकी लैंग्वेज में उनको दी जाती हैं। तो ऐसा अगर मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में है कि उर्दू में अगर उनको डिग्री दी गई है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है, वो आपकी इंग्लिश में मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, वो आपको करनी चाहिए जी। अच्छा जी, शेयर्ड स्कॉलरशिप जो है वो ये होता है कि उसके थ्रू ये क्या होता है बेसिकली, इसमें आपने क्या करना है कि शेयर्ड स्कॉलरशिप आपने टाइप करना है, आपने देखना है कॉमनवेल्थ के शेयर्ड स्कॉलरशिप का। आप जाए सिंपली जाके गूगल पे टाइप करें, उसमें आप कोर्स सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप चूज़ करें कि आपने मास्टर प्रोग्राम चूज़ करना है या PhD चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर यूनिवर्सिटी से आपको कांटेक्ट करना चाहिए कि और आपको अपने तौर पे आपको ईमेल करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ जवाब देती हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ जवाब नहीं देती हैं। मैंने पर्सनली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एजेंट्स, अगर आप कोई एजेंट हायर करते हैं तो एजेंट्स को वो कोई घास नहीं डालती हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एजेंट को किसी खाते में नहीं रखते। उनको वो लेट रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को वो इमीडिएटली या अपनी जो है वो एट द अर्लीस्ट वो रिप्लाई करते हैं। तो बेहतर है कि आप लोगों को खुद जो है वो यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना चाहिए, आपको ईमेल करनी चाहिए, उनसे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर आप 10 बार भी ईमेल करेंगे किसी यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी आपको 10 बार भी जवाब देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी स्टूडेंट को नाराज़ नहीं करती, और ये हमेशा जो है वो क्वेश्चंस को वेलकम कहते हैं, अनटिल और अनलेस आपके फजूल क्वेश्चंस जो है वो ना हो कि आपने ये ना पूछा हो कि मैं कपड़ों के कितने जोड़े लाऊं या कितनी सर्दी होती है। तो ऐसा कुछ जो है वो भी आपको जब आपके एडमिशन्स हो जाते हैं तो उसके बारे में भी आपको गाइडेंस दे दी जाती है, लेकिन आपके क्वेश्चन जो हैं वो स्पेसिफिक और आपके कोर्स से रिलेटेड होने चाहिए। कब आपने अप्लाई करना है जी? आपने अप्लाई जो असल में करना है वो सितंबर-अक्टूबर 2024 में करना है इस साल में, लेकिन जो इसकी तैयारी है वो आपको अभी से करनी चाहिए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज अगर कोर्स की आपको तैयारी करनी है तो इस वक्त जून 2024 है, तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स चाहिए होंगे। उस कोर्स को बुक कराना है, उसको आपने पढ़ाई करनी है, उसको आपने हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग होगी जिसमें, बट जनरली जो है वो 6 बैंड तो मांगे ही जाते हैं। इसके अलावा जी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट भी कोर्सेज होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक करने के, जिसमें PT भी आता है, एक टेस्ट है, एक ड्यूलिंगो भी टेस्ट होता है। तो ये आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा कि उनका कौन सा टेस्ट है, तो इसलिए आपको टाइमली ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी और आपको अभी से इस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने 2025 के लिए या आपने सितंबर-अक्टूबर इस साल आपने अप्लाई करना है तो अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। ये SOP जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस पूरे स्कॉलरशिप का। इसमें बेसिकली आपने बताना होता है, इट्स अ काइंड ऑफ CV। इसमें आपने बताना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है,
आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, आपको यूके के साथ आपकी क्या रेलेवेंस है, आपकी इस कोर्स की आपकी कंट्री के साथ क्या उसका ताल्लुक बनता है। ठीक है, आपने शोकेस करना है अपने आप को। देखें, यूनिवर्सिटी आपके बारे में कुछ नहीं जानती है, आपने अपने आप को शोकेस करना है कि क्या है ये, मतलब है कि पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो कॉमनवेल्थ के जितने भी हैं वो अप्लाई स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। आप में ऐसा क्या ख़ास है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन दे, ये स्कॉलरशिप आपको मिले, कॉमनवेल्थ जो है वो आपको ही चूज़ करे। तो ये आपने सारा कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना होता है। अगर आप लोग जो है वो चाहेंगे तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो लिखना सिखा दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो खुद ही लिखी है, और मैं आपको ये बता दूंगी कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स गूगल पर अवेलेबल हैं, आप जो है उसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। बहरहाल जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको इसमें बताना है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें आपने कुछ और पढ़ाई की हुई है ग्रेजुएशन में और आप कुछ और प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो लेकिन आपको बताना है कि इसका ताल्लुक क्या है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये प्रोग्राम आपको कंप्लीट करने के बाद आपके मुल्क को आपसे क्या फ़ायदे होंगे, आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं मुल्क की इकोनॉमी में। आपको ये सब कुछ जो है वो एसओपी में लिखना होता है। तो ये इसमें एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ही रेलिवेंट, फोकस्ड और नाप तोल के लिखा होना चाहिए। एक किसी पाकिस्तानी ने ही लिखा था जी, मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इसलिए लेना चाहता हूँ जी कि आप लोगों ने हमारे मुल्क पे इतने अरसा हुकूमत की हुई है। तो ऐसी स्टूपिड रीज़न जो है वो आपको नहीं देनी चाहिए। आपको जो है वो प्रॉपर एकेडमिक, प्रॉपर फॉर्मल जिसे कहते हैं रीजनिंग, वो आपको देनी है, वो आपको इसमें मेंशन करनी है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे या मुझसे कहेंगे कि मैं आपको एसओपी लिखना सिखा दूं, तो मैं ऑब्वियसली आपको लिखना भी सिखा दूं और पर्सनली मैं आपको दे भी सकती हूँ। एक और स्टूडेंट्स गलती करते हैं जी, गूगल पर एक फॉर्मेट होता है एसओपी का, उसी को जाके कॉपी पेस्ट करते हैं और उसमें अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। यूनिवर्सिटीज़ हर किसी की एक्सेस हर जगह तक होती है, और यूनिवर्सिटी की एक्सेस तो बहुत ही ज़्यादा होती है तमाम गूगल डॉक्यूमेंट्स पर। तो ऐसा मत किया कीजिए, तमाम उसको आप चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जी, आपको इसी में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप एलिजिबल इसलिए भी हैं क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये जो कोर्स है इसकी पढ़ाई आप वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इसमें लिखेंगे आप बहुत अमीर हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें ना, इस कोर्स के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको तकरीबन जो है वो 40,000 50,000 पाउंड तक आपको एक साल के कोर्स के लिए आपको दिखानी पड़ती है बैंक स्टेटमेंट, कि आपकी जो है वो इतनी बैंक स्टेटमेंट है एक साल के कोर्स के लिए। मैं शायद अमाउंट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई हो मुझसे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सही अमाउंट बता दूंगी, लेकिन वो सही अमाउंट मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं स्टडी वीज़ा के बारे में बता रही हूँगी। स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि ये फुली फंडेड है, तो आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इसी एसओपी में ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आप क्यों जो है वो एलिजिबल हैं, कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। इसमें जी अपनी गुर्बत की दास्तानें नहीं लिखनी है, लेकिन आपको मेंशन ज़रूर करना है। किस तरीके से मेंशन करना है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी जी। अच्छा जी, किस तरीके से अप्लाई करना है। अब जी तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करना है कि ये अप टू डेट हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी सीवी और एसओपी रेडी है। उसके अलावा जी आपका कोर्स जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज जो हैं वो पार्ट टाइम होते हैं, पार्ट टाइम नहीं होने चाहिए, वो जी फुल टाइम होने चाहिए। उसके बाद जी आपका मास्टर प्रोग्राम होना चाहिए, एमबीए नहीं होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। आपका मेरिट अच्छा हो, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री हो या एटलीस्ट अपर क्लास हो। आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, आपकी सीवी पर आपने बहुत अच्छा काम करना है, सीवी से ज़्यादा आपने एसओपी पर आपने बहुत अच्छा काम करना है। यही आपकी जो है वो कम्युनिकेशन है। आपकी फ़र्स्ट कम्युनिकेशन जो यूनिवर्सिटी से या कॉमनवेल्थ से आपकी जो फर्स्ट कम्युनिकेशन है वो या तो आपकी सीवी है या आपका मेनली आपका एसओपी है। तो यही आपकी जो है वो बेहतर होनी चाहिए,
ठीक है, आप अपनी सीवी में अपने ये तमाम मेंशन करें अपने स्किल, अगर आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो अभी आपके पास टाइम है। आजकल जी ये स्किल सीखना, माइक्रोसॉफ्ट सीखना, एक्सेल सीखना, ये सारी चीज़ें सीखना जी कोई मसला नहीं है। यूट्यूब पर हर चीज़ की जो है वो वीडियो 7 आवर्स की वीडियोस भी जो है वो अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको सीखिए। कोई आपसे उन एक्स्ट्रा स्किल्स के जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे इस वक्त मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री हैं, तो उनको लाजमी ये चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए, उनको ये एफर्ट्स डालनी चाहिए। उनको सिर्फ गर्मियाँ जो है वो बैठ कर अभी इंजॉय नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको CS आप जो है वो शेड के थ्रू अप्लाई करते हैं या HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। आपको जो है वो 2 फॉर्म फिल करने होते हैं हर सूरत में। ये आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको दोनों वेबसाइटों पे फॉर्म फिल करने हैं। अगर आप दोनों वेबसाइटों पे फॉर्म फिल नहीं करते तो जो CSA कॉमन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है स्ट्रेट अवे। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। मेरी सजेशन जो है वो, मेरी राय में आपको जो है वो शेड के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। HEC के थ्रू उनकी अपनी जी क्राइटेरिया है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। एक तो मेरे सुनने में आया है कि उनके अपने कुछ टेस्ट हैं वो करना पड़ता है जी क्लियर। उसके अलावा शायद HEC आपको बाउंड करता है कि कैसे आपको वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाउंड होना पड़ता है। अगर आप वो चाहते हैं तो ज़रूर जी आपको आप उस तरफ जाइए। मैं किसी की जो है वो बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी राय में आपको शेड के थ्रू जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बोथ दोनों आपके जो है वो डायरेक्ट हों। आप खुद करें, आप सारा कुछ आपके अपने हाथ में हो। आप किसी भी तरह की बाउंड्री में, किसी भी चीज़ में आप लीगैलिटी में आप बाउंड ना हो। आपका डायरेक्ट यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के साथ आपका ताल्लुक़ हो जी। यहाँ की यूनिवर्सिटी में आपका जो भी है वो होना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल है ये ज़्यादा फ्यूचर के लिए ये ज़्यादा इजी और हेल्पफुल है, बजाय इसके कि अगर आप HEC के थ्रू आते हैं। ये जी इनका कांटेक्ट भी है, इस्लामाबाद में HEC का ऑफिस पे है, लेकिन उनके ऑफिस जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये इनका यूनिवर्सल नंबर भी है और ये इनकी वेबसाइट है जो कि मेरे से शायद सही लिखी नहीं गई, और इस वक्त मैं इसको एडिट क्या करूं। आपको मालूम है www.hec.government.pk, तो इस पर आप जो है वो इनको कांटेक्ट कीजिए अगर आपने HEC के थ्रू करना है तो। अगर नहीं तो ये जी आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछिए, ज़रूर पूछिए। ये इंग्लिश में बनाई है प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं इसको उर्दू में इजी करके, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझने में मसला होता है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। अगर आप इस पर शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बनाकर दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये पसंद आया हो तो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।